नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि मैं बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका यूनिट नंबर 11th है। और आपको पता होगा कि इसके पहले जो यूनिट नंबर 1 to 10 हो चुका है थर्ड सेमेस्टर का मैथ का, बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का। तो अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, जिससे कि ये यूनिट आपको सही से समझ में आ जाए। और एक चीज़ की, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी बीटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें या अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ध्यान से देखिएगा, जिससे कि हमें भी समझाने में आसानी होगी और आपको देखने में भी। तो ये यूनिट नंबर 11th है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। कि चर राशियों के गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड। मतलब मेनली हमको गुणनखंड पढ़ना है और उसके अंतर और रूप की बारे में पहचान करना है। तो गुणनखंड की संकल्पना देख लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे ax प्लस ay के प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड, फिर समूह बनाकर व्यंजकों का गुणनखंड, फिर दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, फिर द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड। मतलब कि आपका जो यूनिट है वो 5 पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो इस तरह से यूनिट को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब भी आप नोट्स बनाइए तो एक एक चीज़ को कवर करिए। पहले ये नहीं कि मतलब मैंने किसी भी टॉपिक को उठा लिया, पांचवा पहले उठा लिया, दूसरा बाद में उठा लिया, तीसरा फिर उसके बाद में उठा लिया पहला, उसके बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं, आप एक तरफ से पढ़िए। और जब एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, तो फिर पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणनखंड की संकल्पना। आपको पता है कि अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड जैसे किसी कोई मतलब संख्या है, उसके कितने गुणा के खंड हो सकते हैं, मतलब उसके कितने खंड हो सकते हैं जो गुणन उसका उतना ही आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 25 का जैसे हो गया, तो 25 का 1 और 25 लिख सकते हैं। दूसरा 5 और 5 लिख सकते हैं। तीसरा क्या गुणनखंड होगा? तीसरा गुणनखंड ये भी होगा कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 25 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 गुणे 5 और गुणे 5। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे एक दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब हम गुणनखंड देखते हैं तो एक उसमें ऐड कर देते हैं। तो जब इसमें 1 गुणे 25 हो सकता है तो इसमें 1 गुणे 5 हो सकता है। जैसा कि अगर 30 का फैक्टर देखें तो 1 इंटू 30 हुआ, दूसरा 2 इंटू 15 हुआ, तीसरा 3 इंटू 10 हुआ, चौथा 5 इंटू 6 हुआ। अब इन सब के साथ हम 1 ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि 25 को 1 व 5 से तथा 30 को 1, 3, 4, 5, 6, 10, 15 से भाग देने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार 5 को 25 का गुणनखंड 2, 3, 5 या 30 के अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी बात है उसको समझना है कि अगर जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखी रहती है तो यह उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। जैसे 30 का है, तो अगर 30 की बात देखें तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। मतलब इससे यही इन्हीं से ये कटेगा, बाकी अदर से नहीं। इसी प्रकार 105 का अगर देखना है तो 3, 5, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार बीजीय व्यंजक 3x स्क्वायर 7xy 2x 4y के को गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, को गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि जिस सबसे काटेंगे और देख लेंगे जिसमें जिसमें ये टूट रहा है उसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखिए पहले 3x स्क्वायर का लिख लिया, 1 हो गया, 3 हो गया, x हो गया, x हो गया, 2 बार हो गया। इसी तरह 7xy का 1, 7xy हो गया। इसी तरह इसमें देखेंगे 1, 2 x, ठीक है, फिर x और फिर x, फिर x और फिर y हो गया। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इन सब में जो ध्यान दीजिए कि एक पद 3x स्क्वायर 7xy 2x 4y का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें सब में ये दिया गया है। वास्तव में एक प्रत्येक पद का गुणनखंड होता है।
हमने बोला था ना कि एक उसमें ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक सम में होता है और एक के गुणा करने से कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है, जब तक कि विशेष रूप से आवश्यक ना हो। ठीक है, हम एक को किसी पद का अलग से गुणनखंड नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि तीनों में एक एक दिया गया है, ये सिर्फ समझने के लिए दिया गया है। जब हम बुक में अगर एग्जाम पेपर में अगर वहाँ पे आवश्यक है तो आपको वहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो किसी संख्या या बीजीय व्यंजक के गुणनखंड की वे सभी संख्याएं या व्यंजक हैं जिनका गुणनफल उस संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर है। मतलब अगर गुणनफल उस संख्या के बराबर आ रहा है तो क्या होता है, वो बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 30 का आपने लिखा था और उसके आगे 5 × 6 लिख दिया था, तो 5 × 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ रहा है और 30 के बराबर है, तो यानी वो उसके गुणनखंड है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी चीज़ के गुणनखंड करते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं, तो वो उस संख्या के बराबर उनका मल्टीप्लिकेशन या उनका गुणा उस संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा 5x ब्रैकेट में y+3, तो हमने 5 को अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, y+3 को अलग कर लिया। तो अगर हम इन तीनों को गुणा करते हैं, अगर हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो सेम यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यही चीज़ ध्यान रखनी है, और ये तीनों इसके गुणनखंड हो गए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3 और 3 हो गया ब्रैकेट में, y+1 हो गया ब्रैकेट में, y+2 हो गया। तो अगर इसके गुणनखंड करते हैं तो 3 अलग हो गया, y+1 अलग हो गया, y+2 अलग हो गया। तो ये तो 3 गुणनखंड हो गए। अगर इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो इन दोनों से आप समझ सकते हैं कि अगर उसके गुणनखंड का हम गुणा करते हैं तो सेम वही संख्या आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ax + ay प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड सार्वगुणनखंड विधि इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये तो एक क्षेत्रफल हो गया, तो ए बी को यहाँ पे x दिया गया है, a और b। तो a और b देखिए, a और e तक x है और e से b तक y है, लेकिन ये पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसमें x और y दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे x + y ले लिया गया। अब a से d तक अगर संख्या देखी जाए तो क्या है, a भुजा है, तो इन दोनों का हमने गुणा कर लिया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, जैसा कि ये दिया गया है आपको। तो हमने दोनों को गुणा किया और उसका फॉर्मेट ये आ गया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल देखें तो ABCD का क्षेत्रफल ABCD मतलब इस पूरे भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत AEFD का क्षेत्रफल AEFD मतलब इस भाग का पूरा का क्षेत्रफल प्लस इस भाग के पूरा का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों की लंबाई गुणे चौड़ाई ऐड करेंगे तो x × a इसका लंबाई मतलब ये चौड़ाई हो गई, इसको आप लंबाई ले लीजिए, चौड़ाई ले लीजिए, और ये लंबाई हो गई। इसी तरह ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। मतलब आप लंबाई चौड़ाई किसी को ले सकते हैं। नॉर्मली ये वाला जो होता है ये हमारी चौड़ाई होती है, ये क्या होती है, चौड़ाई होती है, और ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, जब गुणे में होता है तो आप लंबाई चौड़ाई किसी को मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्लस या माइनस में है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब देख लीजिए x + a, तो इसका x से गुणनखंड मतलब x से हो गया गुणा करने पर, इसका y × a तो ay हो गया। अब दोनों में हमने a कॉमन कर लिया, x + y ब्रैकेट में रह गया ax + ay। तो मतलब जो पहले आया था मल्टीप्लाई करने पे वही हमारा लास्ट में आ गया। तो मतलब दोनों विधि हमारी सही है, मतलब गुणनखंड उसका भी सही है और वो भी सही है। अब जैसे 6x 6y 6z का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है 6x के क्या हो जाएंगे 6 × x, 6y के क्या हो जाएंगे 6 × y + 6z के क्या हो जाएंगे 6 × z। अब तीनों में 6 कॉमन है तो हमने 6 को कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में x + y + z कर लिया। ठीक, इसी तरह अब इसमें देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का अगर गुणा देखें तो कितना है 4 × 3 = 12, मतलब 4 × 3 = 12 होता है, और 4 × 6 = 24 मतलब 4 छक्के कितना होता है 24 होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 4 तीनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 4 कॉमन कर लिया। ये शॉर्टकट प्रोसेस हो गया। अगर आपको गुणनखंड करके दिखाना है तो वो यहाँ पे विधि जो दी गई है ये वाली, इसको आपको फॉलो करना है। अगर शॉर्टकट में आपको पता करना है तो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। 4 सब में था, कॉमन कर लिया, यहाँ पे सिर्फ 4 था, हट गया तो बचा x। ठीक है, प्लस अब देखिए 4 × 3 = 12 होता है, तो 4 तो हट गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y। ठीक, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस 4 × 6 =
24 होता है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। और क्या है उसके साथ में, ए है। तो इस तरह से शार्ट फॉर्म में भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखिए शार्ट फॉर्म में जो आया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ax² प्लस ay² bx² प्लस by² के व्यंजकों का गुणनखंड समूह बनाकर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे समूह किसका किसका बन रहा है। जैसे x² है तो हम देखेंगे कहीं x² या x का समूह बन रहा है, जैसे इसके साथ x है तो हम देखेंगे इसके साथ x वाला कौन सा समूह बन रहा है, या फिर y है तो y वाला कौन सा समूह बन रहा है, या फिर a है तो a का समूह कौन सा बन रहा है, या फिर b है तो b का या c का कौन सा समूह बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ से a कॉमन कर लीजिए, जैसे इसमें दिखाया गया है, तो देखिए इसमें क्या किया है, इन्होंने a को कॉमन कर लिया और x² प्लस y² इसमें कॉमन हो गया। इसमें क्या किया, b को कॉमन कर लिया, x² प्लस y² कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। तो इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब मैं दूसरा तरीका आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ऊपर दिखाई दे रहा हूँ। जैसे इसके साथ x है और इसके साथ भी x है, ठीक है। तो इन दोनों में हमने x कॉमन कर लिया, मतलब x² कॉमन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ब्रैकेट में a बचा और यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस का b बचा, ठीक। अब फिर प्लस लगा है इसमें तो प्लस का हमने लगा लिया। अब इन दोनों के साथ क्या है, इन दोनों के साथ अगर देखिए तो y² है तो हमने y² कॉमन कर लिया। और फिर यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या है, मतलब पहले के साथ a है, दूसरे के साथ b है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो आप यहाँ से देखिए इन दोनों में a प्लस b है और इसके साथ भी a प्लस b है। तो हमने क्या किया, a प्लस b कॉमन कर लिया, ये हो गया और ये हो गया। और यहाँ पे बचा x² और प्लस y², ठीक। तो ये वही सेम चीज़ आ गई जो यहाँ पे आ रही थी, आप देखिए, ठीक है। तो ये तो मेथड हो गया कॉमन करने का। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं कि क्या है। दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजक के गुणनखंड। दो वर्गों के अंतर के रूप में, मतलब a² माइनस b² वाला फॉर्म जो था, तो ये a² है और ये b² है। सिंपली हमने दोनों को गुणनखंड कर लिया, फिर देखा दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन करने के बाद जो बच रहा है वो हो जाएगा आपका दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजन का गुणनखंड। जैसे a² दिया गया है माइनस b² दिया गया, तो हमने क्या किया, a² लिख लिया, माइनस ab कर दिया, प्लस ab कर दिया, माइनस b² कर दिया। एक ही पद ab को घटाने और जोड़ने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को मैंने अलग ब्रैकेट में बना लिया और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में बना लिया। अब इस दोनों पद से a इसमें भी है, यहाँ पे भी, और a यहाँ पे भी है। अगर देखा जाए तो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो हमने a कॉमन कर लिया, ये वाला। और यहाँ बचा एक a, तो वो a यहाँ पे आ गया, और यहाँ बचा b तो यहाँ पे आ गया। इसी तरह इन दोनों में b कॉमन है तो b यहाँ पे कॉमन कर लिया, यहाँ बचा a और यहाँ बचा b, क्योंकि एक b तो कॉमन हो गया था। अब दोनों जगह से a माइनस b क्या हुआ, कॉमन हो गया, तो a माइनस b ये बचा, और यहाँ पे बचा था a और ये प्लस b, तो सेम चीज़ वही आ गई, ये वर्ग वाला हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे x² माइनस 100 लिखा है, तो 100 आपका पता है किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आप फार्मूले से डायरेक्ट निकालते हैं कि ये जो फार्मूला a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी होता है, तो इस तरह तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा x प्लस 10 ब्रैकेट में एक और दूसरे में x माइनस 10 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। एक तरह तो इस तरह आ गया। और दूसरा अगर आपको जोड़ना घटाना है तो a भी कर लीजिए, मतलब 10 के साथ a ऐड कर दीजिए, और जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये देख लीजिए, ये हो गया। अगर उस विधि से करना है ऐड करके तो उस तरह से कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी वाला, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर इसको प्रूव करने के लिए आ जाता है तो प्रूव कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे आपको फार्मूला सिर्फ याद रखना है, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस वाले को।
कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दो विधि हो गए। अब समूह बनाकर करने वाला, तो मतलब समूह बनाकर जो पहले वाला था एक जैसे ग्रुप बनाने, उसके गुणनखंड करने वाला। अब आगे देख लेते हैं कौन सी विधि है। ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है, तो एक फार्मूला आपको ये भी याद रखना है, ये वाला। ठीक, तो अब सिर्फ इसको हमको एग्जाम्पल बना के सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही मेन गुणनखंड का फैक्टर होता है। क्योंकि कुछ बच्चों को तो आता होगा आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 इत्यादि के गुणनखंड किस प्रकार कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये व्यंजक हैं। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के प्रकार के नहीं हैं। सॉरी, उसमें मैंने बोल दिया है, मतलब के प्रकार के ये नहीं है, तो इसका गुणनखंड बनाना पड़ेगा। मतलब इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, फैक्टर हो सकते हैं। परंतु यह व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी के रूप का है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड सर्व समीका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब अगर इक्वेशन दी गई है तो उसको हम इस फॉर्मेट में, उसको पहले a प्लस बी के फॉर्मेट में करेंगे, फिर उसका a प्लस बी करेंगे। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जहाँ पे b है वहाँ पे पहले पद का और दूसरे पद का गुणनफल और योग, और जहाँ पे c है वहाँ पे पहले पद का और आखिरी पद का गुणनखंड होगा। तो ये यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो इसके हमको फैक्टर करना है। तो कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। c की जगह पे 8 है, तो कितना हुआ, ये 8 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर जोड़ें, ऐसी हमें दो संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ें तो 6 आना चाहिए और गुणा करें तो 8 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पे 6 आना चाहिए, उसके साथ x भी होना चाहिए। तो अगर हम 4x करते हैं, 4x प्लस 2x, तो आप देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6x आ जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो हमें x यहाँ पे नहीं लेना है, 4 और 2 को लेना है, तो बस इतना याद रखना है। तो देखिए हमने इन दोनों को गुणा किया, 8 आ रहा है, जोड़ा तो 6 आ रहा है। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह भी समझ सकते हैं। बस हमने इन दोनों में क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 कर लिया, ठीक, या 4 कर लिया गुणे में। अब इन दोनों में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन कर लिया और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 4 बचा। इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पे x प्लस 4 बचा। अब दोनों में x प्लस 4 कॉमन है, कॉमन कर लिया x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस 2 बचा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब किसी किसी में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, मतलब उसके पहले भी एक लेटर ऐड होता है, तो उसको कैसे हल करते हैं। जैसे पे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लीजिए। तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 13 प्लस 15 है, तो अब इसका गुणा करते हैं, 15 तो जा 30 होता है, जैसे ये देख लीजिए। ठीक, अब हम जोड़ेंगे कि किसका गुणा करने पर 30 आएगा। तो आपको पता है 10 का अगर 3 से गुणा करें तो 30 हो जाता है, 10 का 30 से गुणा करें, मतलब दोनों का गुणनफल और योग बराबर आना जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिखा है m प्लस n और mn जो है वो दोनों का, मतलब जितना यहाँ पे 13 दिया गया था, अगर यहाँ पे 13 होना चाहिए और इन दोनों का गुणनफल जो था mn को इतना होना चाहिए। बस
इसको तोड़ दिया, इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साथ 10x हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 10x हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 5 या 10, 2 कॉमन हो गया, x दोनों के साथ है 2x कॉमन हो गया। ठीक, इसमें 3x मतलब 3 इसमें भी है और 3 × 5 = 15 होता है, तो 3 इसमें कॉमन हो गया, तो 2x इसमें कॉमन हुआ, x + 5 बचा, 3 इसमें कॉमन हुआ, x + 5 बचा, और तो x + 5 कॉमन हुआ ये, और 2x + 3 बच गया ये। इस तरह से इसके सॉल्व मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए का गुणनखंड है, तो आप देखिए 3 है, इसमें 3 3 3 या 9 होता है, 3 कॉमन हो गया। ठीक, दोनों में जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन करते हैं। अब इसके साथ x है लेकिन इसके साथ नहीं है, इसके साथ y है लेकिन इसके साथ है, तो हमने क्या किया, y कॉमन कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं जो जो कॉमन होने वाला था कॉमन कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, मतलब x बच गया, तो हमने x लिखा। ठीक, अब फिर प्लस लगाए तो प्लस लगाया, फिर क्या बचा था, y बचा था, y तो हट गया था, x तो था ही नहीं, तो मतलब क्या बचा, 3। तो अगर हम 3y कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में x + 3 बचता है, 3y ब्रैकेट में x + 3, मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, इसी तरह 100 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर का मान है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप निकालेंगे तो इसको जो नॉर्मली प्रोसेस है, तो आप कैसे क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे, पूरे पूरे जीरो लगाएंगे, फिर उसमें से 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 करेंगे, माइनस करेंगे। और जो फार्मूले वाली भी थे तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, आपने ये फार्मूला पढ़ा था ना, a² - b²। ठीक, इक्वल टू क्या था, a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में था गुणे में। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम मानेंगे कि ये a है और ये b है, बस गुणनखंड कर देंगे। तो पहले में a + b, तो मतलब 100 और प्लस b की जगह पे 10। ठीक, दूसरे में 100 और ब्रैकेट में माइनस लगेगा, दूसरे में माइनस था 10। ठीक, तो 100 + 10 कितना हो गया, 110, और गुणे में 100 - 10 कितना हो गया, 90। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 2 0 ये हो जाएंगे, और आपको पता 11 से 9 का गुणा करेंगे तो 99 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब 1 - x² का एक गुणनखंड है, तो 1 - x² मतलब इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको पता है कि a² - b² क्या होता है, a + b a - b, तो इसका 1 + x हो जाएगा और 1 - x हो जाएगा, तो एक गुणनखंड ये है। ठीक है, इसी तरह इसका देखें तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आपको पता है 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, और 15 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 225 होता है। तो मतलब क्या होने चाहिए इसके गुणनखंड, एक समझ लीजिए ये क्या लिखा है, 8a का होल स्क्वायर - 15b का होल स्क्वायर। तो अब 8a - b 8a + b। ठीक है, तो 8a - इसमें 8a, तो मतलब ये गलत है, 8a पहले आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, तो 8a + b 8a - b, तो इसके दोनों आ रहे हैं, और 8a ये नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। 25x² + -30x + 9y² का गुणनखंड है। सिंपल सी बात है, अब दोनों में देख लेते हैं, जैसे कि 30 है। ठीक है, तो सबके अलग अलग कर लेते हैं गुणनखंड, देख लेते हैं कैसा क्या हो रहा है, कैसा क्या नहीं हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता है कितना है, 25 है, तो xy को तोड़ लीजिए। जैसे भी यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 आपको पता है 5 होता है, और इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर - 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे xy और +3y
का होल स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने 5 के क्यों लिखा, क्योंकि 5 जो होता है वो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। तो 5 को हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर कर लिया, इसलिए उसके बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। तो जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर फिर 25 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा। तो ये समझ में बात आपके आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने 30 इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता है 5 का 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है और 10 का 3 से गुणा करते हैं 30 आता है। तो मतलब जो यहाँ लिखा था वही हमने यहाँ लिखा, और एक्स वाई तो लिखा ही है साथ में। प्लस 9 का आपको पता है 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, मतलब 3 गुणे 3, तो वाई स्क्वायर लिख लिया। अब आपको पता है कि क्या होता है, जब फार्मूला आपने पढ़ा था तो मैंने कहा था एक ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला याद कर लेना। तो ये अब तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो होगा ही। तो मतलब यहाँ पे हमको ये देखना, इसके दो गुणनखंड हैं, दो अलग अलग हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक ही फार्मूला होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 5x माइनस 3y। अब ये इसका होल स्क्वायर है, तो 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, इसी तरह 27 a स्क्वायर माइनस b 18 ab स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए आपको पता है 27 में कितना आता है, 9 का 3 बार अगर गुणा करते हैं तो 27 आता है, 9 का 2 बार गुणा करते हैं तो 18 आता है। तो मतलब क्या, 9 दोनों में कॉमन है। सिंपल सी बात हमने कर लिया क्योंकि 2 बार हो रहा है। ठीक, अब ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है तो 2 बार ए, लेकिन जो दोनों में तो एक ही बार है, तो ए बी हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस ब्रैकेट में, अब देखिए 9 का 3 बार गुणा होता है तो 27 होता है, और 2 बार गुणा होता है तो 18 होता है बी। तो मतलब 9ab ब्रैकेट में 3a प्लस 2b, इसका जो फैक्टर होगा वो ये आएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट हमको करवाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो है 7। तो इसमें भी हमको देखना है क्या क्या कॉमन है क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम पूरे में देखते हैं, 18x क्यूब 12x की घाते 4 माइनस 10x का स्क्वायर। तो देखिए कि अगर सम में सब मैक्सिमम घात x की 4 है तो जो कॉमन लेते हैं तो मिनिमम घात लेते हैं, तो मिनिमम घात क्या है, एक्स स्क्वायर। और सब में दो क्या है, अगर 2 का गुणा हो रहा है, जैसे 5 का 2 से गुणा होगा तो 10 होगा, 6 का 2 से गुणा होगा तो 12 होगा, 9 का 2 से गुणा होगा तो 18 होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला भाग हम कवर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं सबको, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो 12 और x की घाते 4, ठीक है, प्लस 18 और x की घाते 3 माइनस 10 x की घाते 2। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन करेंगे, तो कॉमन क्या करेंगे, 2 सब में कॉमन है तो हमने 2 कॉमन कर लिया सब में। अब एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है क्योंकि x की घाते 3 है, तो मतलब 2 तो इसमें है ही पहले से, इसकी 4 है। तो हमने क्या किया, 2x स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब देखिए ब्रैकेट में, तो आपको पता है 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा 6 और यहाँ पे बचा x स्क्वायर क्योंकि x की घाते 4 थी, तो 2 2 4 हो गई, प्लस 2 9 जा 16 होता है तो यहाँ पे 9 हो गया, और x 1 बचा क्योंकि 2x तो कॉमन हो गया, और माइनस 5 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तो एक गुणनखंड हो गया 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और देखनी है कि इसके फैक्टर हो सकते हैं, मतलब गुणनखंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो कैसे देखना है, आपको पता है कि अगर हम 5 का 6 से गुणा करें तो 30 होता है, 15 का 2 से गुणा करें तो 30 होता है, 10 का 3 से गुणा करें तो 30 होता है, मतलब इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा ईजिली। तो इसमें
हमको दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला आपके सिलेबस में अभी नहीं दिया गया है, जो भी डिटर्मिनेंट वाला था, उससे इसके रूट्स निकल आएंगे और वहाँ पे अभी इसकी ज़रूरत नहीं, तो आप यहीं तक इसको करने के बाद छोड़ देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि p-1 प्लस p+2 प्लस ब्रैकेट में p-1, फिर इसमें p-1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो p-1 सब में है, p-1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या बचेगा, यहाँ पे p बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा प्लस x बचेगा, तो यहाँ पे p बचेगा +2 बचेगा प्लस x बचेगा। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसमें हो जाएगा, जहाँ जहाँ a है सब कॉमन कर लीजिए, b वालों को एक तरफ कर लीजिए और फिर गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये इजी था इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, x² + 3x + 9/4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो इसका दो तरह से कर सकते हैं, एक स्क्वायर करके, एक वैसे करके। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे। सबसे पहले या तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4x² + 12x + 9 और अपान में हो जाएगा 4। ठीक, अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक, और 6 अगर जोड़ें तो 12 होता है। ठीक है, बस तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x² + 6x + 6x + 9 अपान में 4 लिखेंगे। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे 2x कॉमन हो रहा है, 2 क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है, तो 2 तो दोनों में है और x भी दोनों में है, तो हम क्या कॉमन करेंगे, 2x और ब्रैकेट में कॉमन होगा आपका 2 तो बचेगा ही और एक x बचेगा और प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस इसी तरह इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 3 और ब्रैकेट में बचेगा 2x + 3। अब 2x + 3 जो होगा वो हो जाएगा कॉमन एक में, ब्रैकेट में दूसरे में हो जाएगा 2x + 3। ठीक, ये दूसरे में हो जाएगा, मतलब इसके ये 2 फैक्टर और बटे में 4 ये हो जाएंगे इस वाले के, इस वाले को तो अभी सॉल्व नहीं किया, तो इस वाले को भी कर लीजिएगा इसी तरह, क्योंकि 36 y² है और यहाँ पे 12 है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको हम तोड़ देंगे 2 और गुणे 6 और 6y और प्लस x और ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका x - 6y का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा। अब गुणनखंड की सहायता से हल कीजिए। तो जैसे आप देखिए इसमें दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, तो हमने 4 कॉमन कर लिया। ठीक है, ऊपर बचा x - y। ठीक, नीचे 7 कॉमन है, तो क्या किया, y - x कर लिया। ठीक, अब इसको आप नोट करते रहिएगा, नहीं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ठीक, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जो अभी ये कटा है और 4 था तो x - y था। ठीक, ये बराबर है और बराबर किया हमने -7 कर दिया। कैसे कर दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो अब ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x - y हो गया। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम हो गए, तो ये कट गया और नीचे बचा -4/7। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फैक्टर हो गया। अब मैं इसको डिलीट किए दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए दोनों में मतलब a² + b है, b² + a है, तो मतलब दोनों में a b है, क्योंकि a भी है b भी है, a भी है b भी है, तो हमने a और b कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे a² था तो a बचा, फिर
यहाँ पे बी तो कॉमन हो गया था, बी बचा, ठीक, और ब्रैकेट बंद, नीचे ए प्लस बी था, तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए और बी, इसका आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह इसका देखना है, तो इसका आपको पता ही है क्या होता है, ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में, और ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, और नीचे ए माइनस बी तो है ही, ठीक। तो अब ये ब्रैकेट कैंसिल, ए प्लस बी जो था ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ पे। तो इसमें भी 3-3 दोनों में कॉमन है, और इसमें 4-4 दोनों में कॉमन है, तो अभी ये कटा हुआ है। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 कॉमन कर लिया, और 3 कॉमन कर लिया इस वाले का, और ब्रैकेट में आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद, नीचे 4 कॉमन कर लिया, और एक्स प्लस वाई हो गया। अब इसका आपको फैक्टर पता है कि 3, और ऊपर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, दो ये हो गए फैक्टर, और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और जो 4 था ये, अब एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा बराबर 3, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और नीचे अपॉन में 4, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है। अब थर्ड की बात करें तो 55 और 55 दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया, 55 कॉमन कर लिया ऐसे, ठीक है, और ब्रैकेट में 101 प्लस 99, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 55 हो गया, और गुणे 101 प्लस 99 200 हो गया, ठीक है। 200 का 55 से गुणा करेंगे तो 55 दूनी कितना होता है, 110 होता है, ठीक, और 2 जीरो, और तो कितना हो गया, 11,000 हो गया, इसका आंसर आ गया। यह दोस्तों आप अपने आप से कर लीजिएगा, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन तो अभी बता चुका हूँ, और ये और ये दोनों लगभग सेम ही है, ऊपर का, इसको आप अपने आप से करिएगा। नेक्स्ट बचता है क्वेश्चन नंबर 15। तो ऐसा और ऐसा एक ही जैसा है लगभग, इसको भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ, फर्स्ट को देख लीजिए, एक्स क्यूब है यहाँ, मतलब ये एक्स क्यूब है, और माइनस 12 का स्क्वायर और एक्स है, तो दोनों में से हमने एक्स कॉमन किया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस 12 का स्क्वायर बचा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पता है, तो एक्स और एक्स माइनस 12, और दूसरा एक्स प्लस 12, तो एक्स ये था, और इसका हमने तोड़ दिया एक्स माइनस बी ए प्लस बी में, ठीक। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये, ठीक, तो ये भी बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, पहला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, और दूसरा 25 का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस 25, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक। अब इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप वॉइस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर
16 की बात करें तो इसमें क्या ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, और तो इसका क्वेश्चन नंबर मैं 2 बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा, ऐसा तो बता ही चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें है, जैसे इसका तोड़ना है, तो इसके मैं आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्टली करके, क्योंकि 18 को तोड़ेंगे तो आपको पता है 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा 65 होता है। तो इसका आ जाएगा x माइनस 13 और x माइनस 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये इसके गुणनखंड हो गए, और अगर इसको जोड़ेंगे तो इसमें वही चीज़ एक्स क्यूब, एक्स की घाते 4, एक्स की घाते 5। तो इसको मैं काम बता दे रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन कर लेंगे, ठीक, एक्स क्यूब कॉमन कर लेंगे। अब देखें क्या कॉमन हो रहा है, 3 6 जा 18 होता है, 3 12 जा 48 होता है, 4 जा, तो 3 भी कॉमन हो गया। अब यहाँ पे बचा एक्स की घाते 2, फिर माइनस 6 एक्स और 16, ये हो गया। अब आपको पता है इसके फैक्टर कैसे करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, तो माइनस का 8 है प्लस का 2 है, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 है प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 माइनस हो जाएगा माइनस 8 में से, तो माइनस का यहाँ 6 बचेगा। बस इसके 2 फैक्टर हो गए, एक x माइनस 8 हो गया और दूसरा x प्लस 2 हो गया, ठीक। तो ये तो इसका आंसर आ गया 2 का। बाकी दोस्तों आप अपनी तरफ से सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट यूनिट है जो वो 12 है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे जो पिछले वीडियो हैं वो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिससे कि आपको भी हमारे वीडियो के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।